दिन की रोशनी हुई तो मैं जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। यहाँ नुक्कड़ पर एक अंग्रेजी तर्ज का होटल था। मैंने उस होटल में ये कहकर एक बेडरूम वाला कमरा किराए पर ले लिया कि मैं ढाका से यहाँ एक जरूरी फौजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ और आजादी के साथ होटल में रहना चाहता हूँ। मेरे पास सामान वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ एक स्टोर से मैंने ब्रीफकेस खरीद कर साथ रख लिया था। इस ब्रीफकेस में मैंने मुक्ति बाहिनी के खुफिया ऑफिसर वाली डायरी और कुछ सफेद कागजात और कलम भी रख लिया था। दिन के 9 बजे तक मैं होटल के कमरे में ही रहा। वहीं मैंने नाश्ता किया, फिर जीप लेकर भारतीय फौज के ईस्टर्न कमांड की तरफ रवाना हो गया। ये ऑफिस एक बहुत बड़ी इमारत में था। यहाँ एक लांस नायक से मैंने 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर का एड्रेस लिया और उसे बताया कि मैं खलना सेक्टर से आ रहा हूँ। 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का कमांड ऑफिस बंदरगाह के अकब में एक पुरानी विक्टोरिया तर्ज की इमारत में था। मैंने गार्ड रूम में रिपोर्ट की और कहा कि मुझे कर्नल गुप्ता सारथी से मिलना है। मैं उसके लिए हाई कमांड का एक अहम पैगाम लाया हूँ। गार्ड ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। मैंने पूछा क्या कर्नल सारथी अपने ऑफिस में हैं? वो बोला वो अभी ऑफिस आए हैं, मगर वो सुबह के वक्त किसी से मिला नहीं करते। मैंने कहा कर्नल साहब से कह दें कि हवालदार नारोमनी ढाका से आया है। गार्ड ऑफिसर ने फौरन फोन पर नंबर मिलाया और कर्नल सारथी को मेरा नाम बताकर कहा कि मैं उसे अभी मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता सारथी ने न जाने क्या किया कि गार्ड ऑफिसर ने एकदम से कहा ओके सर। रिसीवर रखकर गार्ड ऑफिसर फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला सर मेरे साथ चलें, कर्नल साहब ने आपको इसी वक्त बुलाया है। मैं जेरेलब मुस्कुराता हुआ गार्ड ऑफिसर के साथ कर्नल सारथी के ऑफिस की तरफ चल दिया। कर्नल सारथी अपने फौजी तर्ज पर सजे हुए ऑफिस में सब्ज फाइल खोले बैठा उस पर कुछ लिख रहा था। वो सांवले रंग का चौड़े शानों वाला मरहट्टा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक थी और वो फुल वर्दी में था। मैंने अंदर कदम रखते ही सैल्यूट मारा और कहा कि हवालदार नारूमनी हाजिर है सर। कर्नल गुप्ता ने चेहरा ऊपर उठाए बगैर गार्ड ऑफिसर से वापस चले जाने को कहा और दोबारा फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। जब गार्ड ऑफिसर कमरे से बाहर चला गया तो कर्नल गुप्ता ने फाइल बंद करके चश्मा उतार कर मुझे गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। फिर उठकर खिड़की के आगे पर्दा खींच दिया, जेब से काले रंग का सिगार निकाल कर सुलगाया और मेरे पीछे खड़े होकर बोला तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं समझ गया कि किसी किस्म की बात शुरू करने से पहले कर्नल गुप्ता सारथी इत्मीनान कर लेना चाहता है। मैं भी पूरी तरह तैयार होकर आया था, इसलिए बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पुरएतमाद जासूसों की तरह कहा मेरा पूरा नाम पाम ऑयल नारूमनी है। कर्नल गुप्ता ने कोई जवाब न दिया, खामोशी से बावकार अंदाज में वापस कुर्सी पर बैठ गया, सिगार का कश लगाया, फिर दरवाजा खोलकर उसके अंदर से बिल्कुल इसी किस्म की एक डायरी निकाली, बिल्कुल वैसी डायरी जैसी मेरे पास थी और जिसके अंदर खुफिया तहरीर लिखी हुई थी। उस डायरी को भी ताला लगा हुआ था। डायरी को उसने मेज पर अपने सामने रख लिया और मेरी तरफ देखकर बोला क्या तुम्हारे पास ऐसी डायरी है? मैंने ब्रीफकेस में से डायरी निकाल कर उसके सामने रख दी। उसने डायरी के बीच के सफहात खोलकर अंग्रेजी की खुफिया तहरीर पढ़ी और उसे बंद करके मुझे वापस दे दिया और मुझसे पहली बार हाथ मिलाकर वो जरा सा मुस्कुराया। हवालदार नारूमनी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आज से यही तुम्हारा नाम होगा। उसने घंटी बजाकर अर्दली को कॉफी लाने के लिए कहा। अर्दली चला गया तो कर्नल खामोशी से सिगार पीते हुए फाइल पर कुछ लिखने लगा। जब तक कॉफी आई उसने मुझसे कोई बात न की। बड़ा तजुर्बाकार और गहरा आदमी था। मैं भी बेताबी का इजहार नहीं कर रहा था। कॉफी पीते हुए वो चिटागोंग के खुशगवार मौसम की बातें करता रहा। उसने मुझे भी सिगार पेश किया जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। सिगार तिरचनापली का था और बेहद खुशबूदार था। कर्नल ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें कुछ देर के लिए खुली फजा में चलकर टहलना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया क्यों नहीं। हम ऑफिस से निकलकर पिछवाड़े के वीरान बाग में पहुंच गए। यहाँ सुनहरी धूप नारियल और सुंबल के दरख्तों में से छन कर आ रही थी। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई जीरूह नहीं थी। कर्नल गुप्ता ने दरख्तों और फूलों की बातें करते करते अचानक सवाल कर दिया, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमांड से मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल लाए हो? मैंने कहा पाकिस्तानी कमांड के तमाम ऑफिस सील कर दिए गए हैं और वहाँ जाट रेजिमेंट का कब्जा है। आपसे यही मशवरा करने आया हूँ। हमारी जाट रेजिमेंट के कमांडर ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड सील करने में बड़ी तेजी दिखाई है। वैसे मैं सीक्रेट ऑपरेशन के मतलूबा फाइल रिकॉर्ड रूम से चुरा कर ला सकता हूँ। कर्नल रुक गया, फिर सिगार का गहरा कश लगाकर धुआं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए बोला, हमारी फौज को यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी फौज हथियार डाल देगी। जाट रेजिमेंट ने घबराहट में ऐसा किया है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने जराये से वो फाइल मंगवा लूंगा। तुम्हें एक दूसरे मिशन पर जाना होगा। ये बताओ कि तुम यहाँ किस जगह ठहरे हो? मैंने एक अय्यार जासूस का किरदार अदा करते हुए कहा, सॉरी कर्नल गुप्ता, मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है। मैं कर्नल पर ज्यादा से ज्यादा असर डालना चाहता था। कर्नल गुप्ता जेर लब मुस्कुराया, वेरी गुड नारूमनी, मेरी बात गौर से सुनो। इस पाम ऑयल नारूमनी मिशन पर टॉप सीक्रेट ऑफिसरों का पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की शक्ल और सूरत और ओहदे से वाकिफ नहीं। मेरे अलावा सबके नंबर हैं। मुझे तुम्हारा नाम खुद तजवीज करने की इसलिए इजाजत थी कि तुम इस खुफिया मंसूबे में कलीदी हैसियत रखते हो। मेरी खुफिया इतलात के मुताबिक तुम्हें इसीलिए चुना गया है कि तुम एक इंतहाई बाएतमाद, जांबाज और तजुर्बेकार
तजुर्बा कार जासूस हो। मैंने सिगार का कश लेकर कर्नल का शुक्रिया अदा किया और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत के बायस मुझे काम करने में बड़ी मदद मिलेगी। कर्नल गुप्ता कह रहा था, तुम्हारा नाम नारूमनी ही होगा, मगर तुम कर्नल की वर्दी में यहाँ से भारत जाओगे। तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल नारूमनी होगे। तुम्हें एक खुफिया कोड नंबर दिया जाएगा। ये खुफिया नंबर खुलजा सिमसिम की हैसियत रखता है। इस खुफिया नंबर में क्या तिलिस्म छुपा हुआ होगा ये तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। इस वक्त तुम वापस अपनी क़यामगाह पर जाओ और 4 बजे मेरे बंगले पर आकर मुलाकात करना। ये मेरे बंगले का एड्रेस है। कर्नल ने बटवे से एक सफेद विजिटिंग कार्ड निकाल कर मुझे दिया और मुसाफा किए बगैर ही अपने ऑफिस में घुस गया। मैं बाग की रविश पर अकेला खड़ा रह गया। मैं जीप में सवार होकर वापस अपने होटल आया। मैं इस खुफिया मगर बेहद खतरनाक मिशन में दाखिल हो चुका था। अब जरा सी बेहतियाती न सिर्फ मेरा भांडा फोड़ देती बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखने वाली ताकतों को खेल खेलने का मौका भी मिल सकता था। उस वक्त मेरे अलावा किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को इस मंसूबे का इल्म नहीं था। चुनाचे मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने का अज़्म किए हुए था। तीसरे पहर मैं कर्नल गुप्ता के बंगले पर पहुंच गया। ये बंगला किसी गैर बंगाली ताजिर का था जिस पर भारतीय फौज ने कब्जा कर रखा था। कर्नल अपने बेडरूम में मेरा इंतजार कर रहा था। नौकर मुझे उसके पास ले गया। उसने शाम तक मुझे अपने पास रखा। इस दौरान मैंने बड़े मोहतात अंदाज में पाम ऑयल नारूमनी मिशन के तफसीलात कुरेदने की कोशिश की, मगर कर्नल ने इस ज़िमन में बात करने से गुरेज किया, बल्कि मुझे तंबीह की कि बिला जरूरत सीक्रेट मिशन के बारे में कोई लफ्ज जबान पर न लाऊं। वो मेरे साथ ताश खेलता रहा। हमने शाम की चाय इकट्ठी पी। जब रात हो गई तो खाने के बाद उसने नौकर को रुखसत कर दिया और मुझे अलमारी से कर्नल की वर्दी निकाल कर दी और कहा, इसे पहन लो। मेरे कर्नल रैंक के तमाम जरूरी कागजात उसने तैयार कर रखे थे। शनाख्ती कार्ड पर मेरी तस्वीर चस्पा नहीं की गई थी। तस्वीर की जगह पर नंबर 69 दर्ज था। उस नंबर पर उंगली रखते हुए कर्नल गुप्ता ने कहा, ये वो नंबर है जो तुम्हारे लिए तिलिस्माती काम करेगा। इस वक्त तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल हो। तुम यहाँ से सीधे पतंगा एयरपोर्ट जाओगे। वहाँ इंडियन आर्मी का एक जहाज तैयार खड़ा होगा। वो तुम्हें लेकर सीधा कलकत्ता पहुंचेगा। वहाँ तुम्हें दूसरी फ्लाइट मिलेगी जो दिल्ली पहुंचा देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक आदमी मिलेगा जिसका नंबर 15-15-20 होगा। तुम्हें आगे क्या करना होगा ये तुम्हें वही 15-15-20 नंबर वाला आदमी बताएगा। अब तुम जा सकते हो। ये एक कागज का पुर्जा है। इस कागज पर मेरी फ्रीक्वेंसी दर्ज है। कोड तुमको मालूम हो जाएगा। जरूरत के वक्त तुम मुझसे इस फ्रीक्वेंसी पर कोड जबान में बात कर सकते हो। उसने कागज मुझे थमा दिया। कर्नल के बंगले से निकलकर मैं अपनी जीप में पतंगा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मैं इंडियन आर्मी के कर्नल की वर्दी में था। एयरपोर्ट पर मैंने जीप पार्किंग में खड़ी कर दी। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला भारतीय लांस नायक एक तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया। जोरदार सैल्यूट मारकर बोला, सर फ्लाइट बिल्कुल तैयार है। वो मेरे आगे आगे चल पड़ा। एयरपोर्ट पर बत्तियां जगमगा रही थी। हम पैसेंजर लाउंज के दरवाजे से गुजरे तो किसी ने मुझसे कुछ न पूछा, कोई कागज तलब न किया, बल्कि वहाँ खड़े मिलिट्री पुलिस के 2 आदमियों ने मुझे सैल्यूट किया। एक मिनी बस मुझे रनवे पर मौजूद खुसूसी तैयारे के पास ले गई, जहाँ मूंछों वाला लांस नायक सैल्यूट करके वापस चला गया। ये 2 इंजनों वाला जहाज था जिसमें 10-15 फौजियों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन जहाज खाली था। एक दुबले पतले बंगाली फौजी ने मुझे जहाज के फर्स्ट क्लास में बिठा दिया और सैल्यूट करके वापस चला गया। जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो फजा में बुलंद होकर कलकत्ते की तरफ परवाज कर रहा था। मैं कर्नल का दिया हुआ कागज निकाल कर देखने लगा। उस पर कर्नल गुप्ता के वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी वगैरह दर्ज थी। बंगाली नौजवान मेरे पास था। ठंडे शरबत का एक गिलास रख कर चला गया। मैंने कलकत्ते से पहुंचने से पहले पहले फ्रीक्वेंसी याद करके कागज जाया कर दिया। जहाज कलकत्ता पहुंचने वाला था। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। मैं सोचने लगा, कितनी अजीब बात है कि आज से कुछ ही अरसा पहले मैं इस शहर में अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था और आज इंडियन आर्मी के एक कर्नल की हैसियत से जा रहा हूँ। जहाज रनवे पर रुका तो एक फौजी स्टेशन वैगन करीब आकर रुक गई। एक दराज कामत फौजी ने मुझे सैल्यूट किया और स्टेशन वैगन का दरवाजा खोल दिया। मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। मेरी फ्लाइट नंबर 003 थी। ये इंडियन एयरलाइन का एक बोइंग तैयारा था जिसके फर्स्ट क्लास में कर्नल नारूमनी के नाम से मेरी सीट मखसूस थी। दराज कद फौजी मुझे इंडियन एयरलाइंस के तैयारे में सवार करवा कर वापस चला गया। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग शोर मचाता हुआ कलकत्ते के स्याह आसमान की तरफ बुलंद होता गया। एक ख्याल मेरे जहन को बार बार परेशान कर रहा था कि मुमकिन है कहीं न कहीं मेरा राज फाश हो जाए। कर्नल गुप्ता का भी यही कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस खुफिया मंसूबे पर जो गैंग अमल कर रहा था वो एक दूसरे की शक्ल से नाशनासा है, मगर कहीं न कहीं कोई न कोई बॉस ऐसा जरूर होगा जो हम सब से वाकिफ होगा, जिसके पास हमारी तस्वीरें और पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर कभी इस बॉस से आमना सामना हो गया तो चश्मे ज़दन में मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा और मेरी मौत के बाद शायद ऐसा कोई इंसान जहां भारत में नहीं होगा जो मेरे वतन पाकिस्तान को इस नापाक साजिश से आगाह कर सके। बहरहाल मैंने अपने आप को हर खतरनाक सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। एक और खतरा मेरे साथ साथ सफर कर रहा था। अगरचे मैं हिंदी और संस्कृत जबान और हिंदू देवमाला के बारे में काफी मालूम
मालूमात रखता था और हिंदी में बात भी कर लेता था, लेकिन मामूली सा मेडिकल चेकअप मुझे हिंदू की बजाय मुसलमान साबित कर सकता था। ये एक ऐसी मजबूरी थी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। शहर और एयरपोर्ट की नीली पीली रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थी। यहाँ एक साहब जिनका नंबर 15-15-20 था मुझे लेने आ चुके होंगे। हम एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ थे। मैं ब्रीफकेस हाथ में लिए पैसेंजर लाउंज के गेट पर आया तो सादा लिबास वाले एक आदमी ने आगे बढ़कर निहायत अदब से कहा, इस तरफ तशरीफ लाइए। मैंने सोचा कि शायद यही 15-15-20 नंबर वाला आदमी है। गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका। वो आदमी मुझे लाउंज के एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? मैंने बटुए से वो आईडी कार्ड निकाल कर उसे दिखाया जो कर्नल गुप्ता ने मुझे दूसरे कागजात के साथ तैयार करवा कर दिया था। इस पुरस्कार आदमी ने आईडी कार्ड पर लिखा हुआ नंबर 69 देखा तो फौरन कार्ड मेरे हवाले कर दिया और बोला, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का नंबर क्या बताया गया था? मैंने 15-15-20 कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज मेरे साथ आइए। हम इमारत से बाहर आए तो एक जानिब गहरे रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे लेकर रात के सन्नाटे में दिल्ली के सुनसान बाजारों से गुजरती नई दिल्ली की जानिब लोधी रोड के एक वीरान से बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। वो पुरस्कार आदमी मुझे एक कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया। कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। बाथरूम में साफ सुथरा तौलिया लटक रहा था। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट मौजूद था। पलंग के सरहाने तपाई पर टेलीफोन था। मैं ब्रीफकेस रख कर पलंग पर बैठ गया था। अचानक ही टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से किसी की भिंची भिंची सी आवाज आई। लगता था कि वो मुंह पर रुमाल रख कर बोल रहा है। जिस पलंग पर तुम बैठे हो उसके नीचे दरमियान में एक खुफिया खाना है। इस खुफिया खाने में तुम्हारे लिए एक खत रखा है, उसे पढ़ो और उस पर अमल करो। मैंने पलंग का जायजा लिया, फिर उसके नीचे लेट गया। पलंग के नीचे कपड़ा लगा था। दरमियान में टटोलने पर लकड़ी के चौखटे और स्प्रिंगों के दरमियान एक जगह चौकोर तख्ते से मेरी उंगलियां टकराईं। चाकू की मदद से मैंने कपड़ा काट डाला और तख्ता उखाड़ा तो अंदर एक खुफिया खाना था जिसके अंदर एक जानिब प्लास्टिक का लिफाफा स्कॉच टेप से चिपका हुआ था। मैंने लिफाफा निकाल लिया। कमरे की दीवार की ब्रैकेट लाइट रोशन थी। मैंने टेबल लैंप भी जला दिया और लिफाफा खोलकर अंदर से एक खत निकाला जिसकी तहरीर अंग्रेजी जबान में टाइप की गई थी। लिखा हुआ था कि इस कमरे में आने के बाद तुम इंडियन आर्मी के कर्नल नहीं होगे। यहाँ से जनूबी हिंद तक एक नया सफर शुरू होगा। क्लोजेट में तुम्हारे सिविलियन कपड़े रखे हुए हैं। तुम कर्नल की वर्दी उतार कर इसी क्लोजेट में रख दोगे। क्लोजेट के निचले खाने में प्लास्टिक की बनी हुई कुछ चीजें रखी हुई हैं। उन्हें नमूने के तौर पर तुम अपने ब्रीफकेस में रख लोगे और यहाँ से दिल्ली की एक फर्जी प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के सेल्स एजेंट बनकर तिरुचिरापल्ली तक सफर करोगे। इसी क्लोजेट में तुम्हें दिल्ली से तिरुचिरापल्ली तक का एयर टिकट भी मिल जाएगा। तिरुचिरापल्ली में तुम एयरपोर्ट के अकबी चिल्ड्रन पार्क के चौथे बेंच पर बैठ जाओगे और बेंच के करीब ही बने हुए रद्दी कागजों के डस्टबिन में छुपाया गया एक लिफाफा निकालोगे। उसमें तुम्हारे लिए हिदायत होंगी। अपना शनाख्ती कार्ड हर हालत में अपने पास रखना। तुम कर्नल नारूमनी के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मकाम पर परवाना राहदारी होगा। सुबह 7 बजे की फ्लाइट में तुम्हारी सीट रिटायर्ड कर्नल मनी के नाम से बुक है। पाम ऑयल नारूमनी। खत पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरस्कार होती जा रही थी। मैंने भी इस नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फैसला कर रखा था। इत्मीनान की बात थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया गिरोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खुदूत में लिखी हुई हिदायत के जरिए हो रहा था। अब मुझे तिरुचिरापल्ली जाना था। तिरुचिरापल्ली जनूबी हिंद की तिकोन के मशरकी साहिल पर वाक़ई एक सनती और देवमालाई शहर है जिसके मंदिर दुनिया में दूर दूर तक मशहूर हैं। मैंने पिछले खत की तरह इस खत को भी फाड़ कर बाथरूम के सिंक में बहा दिया। फिर क्लोजेट का निचला खाना खोला। उसमें एक बक्स रखा था। बक्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने हिंदी और अंग्रेजी के हुरूफ मौजूद थे। साथ ही स्टेरिकल प्लास्टिक इंटरप्राइज के नाम का पैड भी था। इस पैड के नीचे दिल्ली से तिरुचिरापल्ली का एयर टिकट था। मैंने प्लास्टिक के ये नमूने निकाल कर अपने ब्रीफकेस में रख लिए। क्लोजेट के दूसरे खाने में 2-4 बड़ी कीमती कमीजें और पतलूने भी थी। मैंने उन्हें इसी तरह रहने दिया। वर्दी बदल कर स्लीपिंग सूट पहना। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और 6 बजे का अलार्म लगाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 6 बजे मैंने उठकर गुस्ल किया। हैरानी की बात थी कि बंगला पूरे का पूरा खाली था। कोई नौकर भी नहीं था। लेकिन जब मैं गुस्ल के बाद ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ मेज पर मेरा नाश्ता लगा हुआ था। चाय की केतली गर्म थी। मैंने नाश्ता किया। 10 मिनट बाद ब्रीफकेस हाथ में लिए मैं बंगले से निकला तो पोर्च में वही रात वाली एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। अगली सीट पर एक बावर्दी सांवला सा ड्राइवर बैठा हुआ था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिल्ली शहर में सर्दियों की इस सुबह सड़कों पर आमदोरफ्त अभी ज्यादा नहीं हुई थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैंने यूं ही उससे सवाल किया कि वो कहाँ काम करता है। उसने कहा, सर मैं प्लास्टिक की स्टेरिकल कंपनी का ड्राइवर हूँ। मैं चुप हो गया। जिस फर्म का वो ड्राइवर था उस नाम की कोई फर्म दिल्ली में नहीं थी। जाहिर है कि ये ड्राइवर भी हमारे गैंग का एक पुर्जा था। उसके बाद मैंने
मैंने उससे कोई बात न की। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते में जाकर रुक गई। इंडियन एयरलाइंस की बोइंग एयरबस में मेरी सीट पहले से बुक थी। ये सीट फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास में थी, जिसमें सेल्स एजेंट आम तौर पर सफर करते हैं। जहाज टेक ऑफ करने के बाद जनूबी भारत की तरफ महवे परवास था और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा अखबार सामने रखे सोच रहा था कि जिस मुक्ति बाहिनी वाले ऑफिसर को कत्ल करके मैंने उसका रूप धार रखा है, वो इस पाकिस्तानी दुश्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस गिरोह का न सिर्फ अहम आदमी था बल्कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत भी रखता था। इसीलिए मुझे तेजी से एक जगह से बजरिया एयर फ्लाइट दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। मेरी सीट खिड़की के पास थी। बाएं जानिब एक मद्रासी बाबू बैठा कॉफी पी रहा था। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की मगर मैंने हर बार हूं हां करके उसे टाल दिया। दिन के 11 बजने वाले थे कि जहाज तिरुचिरापल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मैं ब्रीफकेस थामे एयरपोर्ट से बाहर आ गया। तिरुचिरापल्ली में शुमाली हिंद वाली सर्दी नहीं थी बल्कि मौसम खुशगवार था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं एयरपोर्ट के अकबी इलाके में निकल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था जिसमें पाम और नारियल के झुंड खड़े थे। मैंने एक रेडी वाले से आइसक्रीम खरीदी और ये तासुर देने की कोशिश करते हुए कि मैं पार्क में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, पार्क की ग्राउंड में दाखिल हो गया। मेरी निगाह सीमेंट के बेंचों पर थी। हर बेंच पर उसका नंबर लिखा हुआ था। सबसे पहले जो बेंच मुझे नजर आया उसका नंबर 11 था और वहाँ 2 मद्रासी आयाएं बैठी बातें कर रही थी। बच्चे उनके करीब ही घास पर खेल रहे थे। मैं खामोशी से गुजर गया। नंबर 4 बेंच खाली नहीं था। वहाँ एक बूढ़ा मद्रासी बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं कुछ फासले पर एक नारियल के नीचे घास पर बैठ गया। आइसक्रीम खत्म हो गई तो मैं ब्रीफकेस से अंग्रेजी अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। मेरी नजरें बार बार बूढ़े मद्रासी पर उठ जाती। कमबख्त जमकर बैठा हुआ था और उसके उठने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने देखा कि बेंच के करीब ही एक दरख्त के साथ डस्टबिन भी था जिसमें कागज के टुकड़े और आइसक्रीम के खाली डिब्बे पड़े थे। इसी टोकरी के नीचे वो खत रखा हुआ था जिसे हासिल करने के लिए मैं पार्क में आया था, लेकिन बूढ़े मद्रासी की वजह से मैं उसे निकाल नहीं सकता था। मेरी नजरें अखबार पर जमी हुई थी कि एक गेंद मेरे पांव से टकराया। मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा 3-4 बरस का बच्चा ताली बजा रहा था और उसके पास ही एक दराज कद सांवली सी साड़ी पोश लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गेंद उठा ली। वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर अपनी जबान में कुछ बोली। मैंने गेंद उसकी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा कि मैं उसकी जबान नहीं बोल सकता। जनूबी हिंद में अंग्रेजी आम है। यहाँ का हर आदमी अंग्रेजी में बात कर लेता है और मैट्रिक पास लड़के लड़कियां तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। उस लड़की की साड़ी का रंग जामनी था। रंग वहाँ की औरतों की तरह सांवला था और स्याह बालों में सफेद फूलों का जूड़ा लगा हुआ था। उसने गेंद लेकर अंग्रेजी में मेरा शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उसकी मुस्कुराहट में गहरी और पुरस्रार सी दिलकशी थी। मैं उसके दिलकश सरापा से नजरें न हटा सका। वो गाड़ी को धकेलती आगे चलती। दरख्तों के झुंड में जाते हुए उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर वही पुरस्रार मुस्कुराहट थी। खुदा खुदा करके मद्रासी बूढ़ा बेंच पर से उठा, अखबार लपेट कर अपनी सदरी की जेब में ठूसा और लाठी टेकता हुआ पार्क के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उठकर टहलने लगा। फिर मैं बेंच नंबर 4 पर जाकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं तो मैं रद्दी की टोकरी को टटोलने लगा। प्लास्टिक का एक लिफाफा मौजूद था। मैंने अंदर से नीला लिफाफा निकाल कर जेब में रखा और वहां से उठकर एयरपोर्ट के लाउंज में आ गया। यहाँ एक मर्दाना टॉयलेट में जाकर मैंने खत खोल कर देखा जो अंग्रेजी टाइप शुदा था। लिखा था कि तिरुचिरापल्ली के कूलपटा चौक में कृष्णा होटल है, उसमें राजा राम तिवाड़ी के नाम से कमरा किराए पर ले लो। वहाँ हमारा आदमी आकर तुम्हें ले जाएगा। रात 10 बजे के बाद अपने कमरे में ही रहना। उस आदमी के शनाख्ती कार्ड पर भी तस्वीर की जगह B69 लिखा होगा। मैंने खत फाड़ कर पानी में बहा दिया। टॉयलेट से निकलकर एयरपोर्ट के सामने वाले स्टैंड से टैक्सी ली और उसे कोलपटा चौक कृष्णा होटल चलने को कहा। तिरुचिरापल्ली बड़ा साफ सुथरा और मॉडर्न शहर है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं और एक बाजार में ट्राम भी चलती है। तकरीबन हर सड़क की दोनों जानिब पाम के दरख्त नजर आते हैं। कोलपटा चौक देखकर मुझे कलकत्ते का डलहौजी स्क्वायर याद आ गया। मॉडर्न इलाका था। बीच में गोल दायरा बना था जिसमें सब्जा और फूल दिन की सुनहरी धूप में मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा होटल हमारे लाहौर के इंटरनेशनल होटल की तर्ज का था। काउंटर पर एक खुशशक्ल साड़ी पोश लड़की बिंदिया लगाए जूड़े में सुर्ख फूल सजाए मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे चाबी थमाकर मुस्कुराते हुए कहा, कमरा नंबर 12A सर। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम का साफ सुथरा कमरा था। बाथरूम अटैच था। मुंह हाथ धोकर ताज़ादम हुआ। फोन करके कमरे में ही खाना मंगवा लिया। सालन में कयामत की मिर्चें थीं। जनूबी भारत में सुर्ख मिर्चें इस तरह खाई जाती हैं जिस तरह हम यहाँ लहसुन की चटनी खाते हैं। खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के ख्याल से लेट गया। आंख खुली तो दिन ढल चुका था। मुंह हाथ धोकर कमरे में ही कॉफी मंगवा कर पी। इतने में फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने अंग्रेजी जबान में पूछा, आपके पास प्लास्टिक के सामान के नमूने होंगे? हम अपनी दुकान के लिए आपकी कंपनी का कुछ माल खरीदना चाहते हैं। मैं समझ गया कि ये उसी खुफिया गैंग का कोई
कोई आदमी है? मैंने कहा जी हाँ, मेरे पास नमूने मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं 10 बजे रात आऊंगा, और फोन बंद कर दिया गया। कमरे में दिन भर पड़े रहने से भी लोग शक कर सकते थे। चुनाचे कमरा लॉक करके होटल से बाहर आ गया और एक कुशादा बाजार के फुटपाथ पर टहलने लगा। शाम हो गई थी। फ्लैटों में बत्तियां जल उठी। साड़ी पोश औरतें और धोती पोश दुबले पतले मर्द इधर उधर आ जा रहे थे। एक सिनेमा घर के बाहर हेमा मालिनी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगी थी। फिल्म का नाम तमिल और हिंदी में लिखा हुआ था। बाएं जानिब एक मार्केट थी जिसकी दुकानें जगमगा रही थी। एक रेस्तोरां के बाहर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। जनूबी हिंद में जर्द केलों के गुच्छे रेस्तोरांों के बाहर लटकाने का रिवाज आम है। लोग तमिल, तेलुगु और कन्नाडा जबान में बातें कर रहे थे। अचानक ही मैंने कॉस्मेटिक की एक दुकान से उसी सांवली लड़की को निकलते देखा जिसे मैंने सुबह चिल्ड्रन पार्क में देखा था। उस वक्त वो स्याह साड़ी में मलबूस थी जिसकी पट्टी सुर्ख थी, माथे पर सुर्ख बिंदिया और जूड़े में सफेद फूलों का गजरा था। उसने भी मुझे देखा तो जरा सा मुस्कुराई। मेरे होंठों पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब से गुजर गई। उसके लिबास से ख्वाब अंगेज खुशबू आई। ये जनूबी हिंद के मंदिरों में रक्स करने वाली कदीम देवदासियों की खुशबू थी। मेरा ख्याल था कि मार्केट का गेट मुड़ते वक्त वो पलट कर मेरी तरफ जरूर देखेगी, मगर वो चली गई और मुझे मार्केट वीरान वीरान सी लगने लगी। मैं मार्केट की राहदारी में टहलता रहा और फिर वापस अपने होटल में आ गया।